एक बुजुर्ग व्यक्ति एक जेल के अंदर बंद था और जैसे ही बाहर के चोरों को ये पता चलता है कि वह बुजुर्ग व्यक्ति उस जेल के अंदर बंद है तो वहां पर जाकर वो क्राइम करते हैं और क्राइम करने के बाद उसी जेल में पहुंचते हैं और वहां पर उस बुजुर्ग व्यक्ति से कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कौन था वह व्यक्ति जिससे वो सीखने के लिए लोग क्राइम कर रहे थे और जेल के अंदर जा रहे थे? पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी हरियाणा के एक छोटे से गाँव की है जहाँ पर एक लड़के का जन्म होता है। परिवार पूरा संपन्न था, पढ़ा लिखा था और उस परिवार के अंदर अभी अभी एक नन्हे से बच्चे का जन्म हुआ है। जन्म होने के बाद धीरे धीरे वह लड़का बड़ा होता है और बड़ा होने के साथ साथ अपनी स्कूली एजुकेशन को कंप्लीट कर लेता है। अब जैसे ही उसकी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट होती है तो उसके बाद वह सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरने लगता है और पूरी जी तोड़ मेहनत करता है कि वो सरकारी नौकरी लग जाए। लेकिन दोस्तों, उसकी किस्मत में कुछ और लिखा था और उसका सरकारी नौकरी में सिलेक्शन नहीं होता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ वह ग्रेजुएशन करने लगता है और साथ में वह सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर रहा था। सरकारी नौकरी के सिलसिले में उसे किसी कागज को बनवाना था और उस कागज को बनवाने के लिए वो आरटीओ ऑफिस पहुंच जाता है। अब जैसे वो आरटीओ ऑफिस जाता है तो वहां पर हो रहे काम को देखकर उसके दिमाग में एक अलग ही खिचड़ी पकने लगती है। वह देखता है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को पूरा करने के लिए जाली डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं और उनको लगाने के बाद उन डॉक्यूमेंट्स को बना दिया जाता है। अब इन सभी चीजों को देखकर उसके दिमाग में आता है कि जब ये लोग इस चीज को कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसी बात को सोचकर वह भी ठान लेता है कि मैं भी यहीं पर रहकर जाली डॉक्यूमेंट बनाऊंगा और अच्छे खासे पैसे कमाऊंगा। इस बात को सोचकर वह वहीं पर कुछ दलाल थे जो जाली डॉक्यूमेंट बनाया करते थे, उनके साथ हाथ मिला लेता है, उनसे दोस्ती कर लेता है और वहीं पर रहकर जाली डॉक्यूमेंट का काम करने लगता है। आरटीओ के अंदर जो भी काम हुआ करता था उस काम को किया करता था और इसी तरह से वो दलाली करके बहुत सारे पैसे कमा लेता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ उसे वहां पर काम करते हुए 4 साल हो जाते हैं। इन 4 सालों में उसने बहुत कुछ सीखा था और बहुत कुछ सीखने के बाद अब उसका इस जगह पर मन नहीं लगता है। वह जाली डॉक्यूमेंट बनाने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो गया था और सभी तरह के जाली डॉक्यूमेंट वो बना दिया करता। अब एक दिन सुबह सुबह बैठकर वो अखबार पढ़ रहा था, तभी अखबार के अंदर उसे एक इश्तेहार दिखाई देता है कि रेलवे के अंदर कोई वैकेंसी निकली है और उसके लिए इस तरह की क्वालिफिकेशन चाहिए। अब जैसे वो उस वैकेंसी को देखता है तो एकदम से उसके दिमाग में आता है कि अब तो मुझे रेलवे में ही काम करना है। उसके बाद वह जाली डॉक्यूमेंट तो अच्छी तरह से बना लिया करता था, तो अपने लिए जाली डॉक्यूमेंट तैयार करता है और तैयार करने के बाद उस वैकेंसी पर जाकर अप्लाई कर देता है। वहां पर अप्लाई करने के बाद उसने जो डॉक्यूमेंट बनाए थे उनमें अच्छी तरह से अपने आप को क्वालिफाई किया था और बहुत ही ज्यादा नंबर लेकर वो आया था। और वैसे भी उसका दिमाग काफी तेज था, पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार था, तो वहां पर उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब रेलवे में सिलेक्शन हो गया था बतौर स्टेशन मास्टर। उसने लगभग 6 साल तक वहां पर काम किया था। 6 साल तक वहां पर काम करने के बाद उसे ये काम अच्छा नहीं लगता है और वह सोचता है कि ये काम मुझे नहीं करना है, मुझे कोई और काम करना है जिस काम के लिए मैं बना हूं। उन दिनों गाड़ी चोरियों की खबरें बहुत ज्यादा आ रही थी। दिल्ली, चंडीगढ़, गुड़गांव जैसे शहर में बहुत सारी गाड़ियां चोरी हुआ करती थी और वह समय बहुत ही पुराना था दोस्तों। उस समय पे सीसीटीवी, इंटरनेट वगैरह कैसी भी सुविधा नहीं थी और वहां पर गाड़ियों को चोरी होने के बाद उन्हें ढूंढ पाना बड़ा ही मुश्किल था। अब इसके बाद वह सोचता है कि क्यों ना मैं इस काम को करूं और इसी वजह से वह रेलवे की जॉब से इस्तीफा दे देता है। रेलवे की जॉब को छोड़ने के बाद वह चोरी करने में लग जाता है। वह दिन भर गाड़ियों को चोरी किया करता और चोरी करने के बाद उन्हें अच्छे दामों पर इधर उधर बेच दिया करता। अब एक एक गाड़ी से उसे काफी सारा फायदा होने लगा था और इसी तरह से वो उसी काम को करता रहता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, समय के साथ साथ वह गाड़ियों को चुराया करता और कई बार वो पकड़ा भी जाता है और कई बार उस पर केस भी दर्ज हो जाता है। अपनी जिंदगी में वह 94 बार जेल गया था और ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड था आज तक का जेल जाने का। वह चोरियां करता है, चोरियां करने के बाद जब उसे पुलिस पकड़ लिया करती तो उसके बाद उसे जेल जाना पड़ता, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते और पुलिस वाले और वकीलों के कांटेक्ट में आ जाता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ वह बार बार चोरियां किया करता और तकरीबन 1000 से भी ज्यादा गाड़ियों को उसने चुरा लिया था। अब वह बार बार जब जेल जाता है और जेल जाने के बाद बार बार कोर्ट के चक्कर लगाता है तो उसे लगता है वकीलों को देखकर ये तो बहुत मोटा पैसा छाप रहे हैं, तो क्यों ना इस काम को किया जाए। उसके बाद कुछ दिनों के लिए वह गाड़ी चोरी का काम बंद कर देता है और गाड़ी चोरी के काम को बंद करने के बाद वह वकील की पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। कुछ दिनों तक वहां पर पढ़ाई करता है, वकील की डिग्री लेता है और वकील की डिग्री के साथ साथ उसने हैंडराइटिंग का कोर्स भी किया था, यानी कि अब वो अच्छी तरह से दूसरे के सिग्नेचर कर सकता है और इस चीज का वह फायदा अपने चोरी के धंधे में उठाना चाहता है, क्योंकि जाली डॉक्यूमेंट में वो पहले से ही महारत हासिल कर चुका था और अब वकील भी है। अगर उसे कभी जेल जाना पड़ा तो अपनी पैरवी वो खुद से ही कर लेगा और अपने केस को खुद ही लड़ा करेगा। अब इसके बाद
जब वह दोबारा से आता है तो दोबारा से आने के बाद वह फिर से अपने उसी काम को स्टार्ट कर देता है और बड़ी शिद्दत के साथ उस काम को करने लगता है। धीरे धीरे उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन इतनी उम्र होने के दौरान भी वह इस काम को कंटिन्यू रखता है। बार बार जेल जाया करता और अब इस बार उसे वकील नहीं करना पड़ा करता, वह कोर्ट के अंदर जाया करता और अपने केस की पैरवी खुद ही किया करता। अब जब बार बार उसे कोर्टों के अंदर लाया जाता है तो पुलिस वाले भी अच्छी तरह से उसको जान जाते हैं और वकीलों को भी उसके बारे में पता चल गया था। वह चोरी अपने शहर से दूर किया करता था और जहां पर वो चोरी किया करता था वहां के कोर्टों में अक्सर उसका चेहरा पहचाना जाने लगा था और कुछ जज उसको देखते ही मुस्कुरा दिया करते और कुछ जज उसको देखते ही झिल्लाने लगा करते, क्योंकि वो बार बार उस कोर्ट के चक्कर काटा करता। और इसी वजह से जज साहब के सामने जब उसका चेहरा बार बार आता था तो कोई कोई जज साहब उस पर झिल्ला दिया करते थे। ऐसे एक बार उसे चोरी के केस में पकड़ा गया था और चोरी के केस में पकड़ने के बाद पुलिस वाले उसको कोर्ट में पेश करते हैं तो सामने जो जज साहब थे वो उसका चेहरा देखते ही एकदम से उस पर झिल्ला उठते हैं, कहते हैं कि निकालो इसको यहाँ से। गुस्से भरी आवाज में उन्होंने ये बात तो बोल दी थी और इसके बाद पुलिस वाले उसको लेकर बाहर चले जाते हैं, लेकिन तभी वो अपना दिमाग यूज करता है और दिमाग यूज करने के बाद पुलिस वालों से कहता है कि आप लोगों ने सुना नहीं जज साहब ने क्या कहा, उन्होंने मुझे छोड़ने के लिए कहा है तो मुझे छोड़ो, मुझे जाना है और जज साहब ने मुझे रिहा कर दिया है। अब इसके बाद पुलिस वाले तो पहले थोड़ा सा हैरान होते हैं, लेकिन जब वो उस बात को याद करते हैं कि जज साहब ने कहा क्या था तो उसके बाद उसे छोड़ देते हैं। वह चकमा देकर वहां से भाग जाता है, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद जज साहब उसकी पेशी करते हैं और पेशी के दौरान पुलिस वाले जज साहब के सामने जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपने ही तो उसे छोड़ने के लिए कहा था और इसी वजह से हमने उसे छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों असलियत में वह उन्हें चकमा देकर वहां से भाग चुका था। अब इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय और बीता और कुछ समय बाद दोबारा से उसे पकड़ लिया जाता है और दोबारा से जज साहब के सामने पेश कर दिया जाता है। धीरे धीरे करके ऐसे समय व्यतीत होता और समय के साथ साथ उसने अपना साम्राज्य और भी ज्यादा बढ़ा लिया था। अब उसके नीचे बहुत सारे लोग काम किया करते जो गाड़ियों की चोरी किया करते और उसको दे दिया करते। उसके बाद वह उनके जाली पेपर बनाकर उन गाड़ियों को अच्छे दामों पर बेच दिया करता। कुछ समय बीतता और कुछ समय बाद एक दिन वो अपने घर में बैठकर चाय पी रहा था और चाय के साथ साथ अखबार पढ़ रहा था तो एकदम से अखबार के अंदर की एक खबर उसके दिमाग को हिलाकर रख देती है। अखबार में खबर थी कि जिस शहर में वो रहा करता है वहां के जो सिविल कोर्ट के जज हैं उन पर कोई कार्रवाई बिठाई है और कार्रवाई के कारण उनकी जांच पड़ताल होगी। अब इस खबर को देखने के बाद जो वह व्यक्ति था वो एकदम से उसके दिमाग में कुछ चलने लगता है और वह मन ही मन बहुत ही गहरी प्लानिंग करने लगता है। इसके बाद वह व्यक्ति उस सिविल कोर्ट में जाता है जहां पर वो जज साहब बैठा करते थे और वहां जाने के बाद जज साहब की पूरी जानकारी निकाल लेता है। जज साहब की पूरी जानकारी उनके पास थी कि जज साहब किस तरह से साइन करते हैं और क्या नाम है उनका और कहां पर वो रहा करते हैं। तो इसके बाद वह हाई कोर्ट का एक नकली ऑर्डर तैयार करता है जिसके बारे में उसे पता था कि किस तरह से बनाया जाता है और उसमें लिखता है कि जब तक आप पर कार्रवाई चलेगी तब तक आपको छुट्टी पर रहना होगा। ऐसा लिखने के बाद उस ऑर्डर पे वो सील लगाता है और सील लगाने के बाद जज साहब के पास भेज देता है। अब जैसे ही ऑर्डर जज साहब को मिलता है तो इसे पढ़ने के बाद वो अपना छुट्टी पे चले जाते हैं और उसके बाद दूसरे ही दिन एक और हाई कोर्ट का ऑर्डर उस कोर्ट के अंदर आता है। जो उस कोर्ट का इंचार्ज था उसके पास वो ऑर्डर आया था और उसमें लिखा हुआ था जिन जज साहब के ऊपर इंक्वायरी चली हुई है उनको तो छुट्टी पर भेज दिया गया है, लेकिन उनकी जगह कल एक दूसरे जज साहब आकर चार्ज संभालेंगे ताकि ये कार्य रुक ना पाए। अब वो ऑर्डर इतनी सफाई से बनाया गया था कि जो कोर्ट का इंचार्ज था वो भी उस ऑर्डर को पहचान नहीं पाया और उसके बाद दूसरे दिन वही व्यक्ति एक अच्छी सी गाड़ी में बैठकर और जज साहब के कपड़े पहनकर वहां पर आ जाता है। उसके हाथ में एक और लेटर था जिस लेटर में लिखा हुआ था कि जज साहब की जगह पर अब से 2 महीने के लिए मैं यहां पर काम करूंगा। अब इस लेटर को लाकर वो कोर्ट के इंचार्ज को देता है और जैसे ही कोर्ट का इंचार्ज इस लेटर को पढ़ता है तो उसके बाद वह उसे जज साहब समझ लेता है और वहां पर आने के बाद पूरे कोर्ट रूम की विजिट कराता है और जगह जगह के बारे में बताता है कि आप यहां पर बैठोगे और यहां से इस तरह से फैसला करोगे। लेकिन दोस्तों उस व्यक्ति को कानून और कोर्ट के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज थी और इस चीज की ट्रेनिंग वो काफी दिनों से ले रहा था और वैसे भी उसने LLB कर रखी थी तो इन सभी चीजों के बारे में समझने में उसे ज्यादा देर नहीं लगती है। उसके बाद जैसे ही कोर्ट में बैठने का समय होता है तो वो एकदम से जज साहब की कुर्सी पर बैठ जाता है और धड़ाधड़ फैसले करने लगता है। कुछ लोगों को जमानत देता है और कुछ लोगों की जमानत रद्द कर देता है, कुछ लोगों को रिहाई भी कर देता है क्योंकि फिलहाल वो एक न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हुए थे और यहां पर ये उनका अधिकार था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, लगभग 40 दिनों तक
वह उसी कुर्सी पर बैठकर इसी तरह से न्यायाधीश का काम करता रहता है। अब 40 दिनों के अंदर उन्होंने 2470 केसों को फारिग कर दिया था, जो कि जुडिशल के इतिहास में एक बहुत बड़ा काम था, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा जज साहब नहीं हुआ जिसने इतनी जल्दी इतने सारे फैसले ले लिए थे जो कि उसने ले लिए थे। अब उन केसों में से कुछ मुजरिमों को उसने बरी कर दिया था और कुछ की जिनकी जमानत अटकी हुई थी उनकी जमानत कर दी थी, और उसमें कुछ ऐसी जमानत भी थी जिनको जज साहब इतनी जल्दी नहीं दिया करते। तो उन जमानतों को जब वो मंजूर कर लेते हैं तो उसके इस फैसले पर वकीलों में बात होने लगती है और यह बात धीरे धीरे उसके कानों तक पहुंच जाती है। जब कोर्ट का 40वां दिन था तो उस समय उसे पता चल जाता है कि वकीलों को यह लग रहा है कि ये इस तरह से फैसला क्यों कर रहे हैं और अब इसके बाद इसकी जांच पड़ताल हो सकती है। अब 40 के बाद जब 41वां दिन आता है तो 41वें दिन वह कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं, वहां पर काम करने के लिए नहीं जाते हैं, यानी कि जज साहब अब वहां से फरार हो चुके थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इसके बाद उनकी इंक्वायरी बैठ सकती है। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद यह बात आग पकड़ लेती है और यह बात घूमते घूमते हाई कोर्ट तक भी पहुंच जाती है। वहां पर जैसे ही पता चलता है कि एक जज साहब ने 40 दिनों के अंदर 2470 केसों का फैसला कर दिया है, जमानत भी दी है और कुछ लोगों को बरी भी किया है, तो उसके बाद जब उस चीज की जांच पड़ताल की जाती है, उस कोर्ट के अंदर दिए गए ऑर्डर को देखा जाता है, तो हाई कोर्ट वाले जैसे ही इस ऑर्डर को देखते हैं तो एकदम से कह देते हैं कि हमारे यहां से तो कोई ऐसा ऑर्डर जारी हुआ ही नहीं है। अब इस बात को सुनने के बाद जो कोर्ट का इंचार्ज है वो भी हैरान है, और यह बात जैसे ही जनता में पता चलती है तो जनता भी एकदम बहुत बुरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों जुडिशल के इतिहास में आज तक इतना बड़ा काम नहीं हुआ था और इसी वजह से कुछ लोग उसकी तारीफ भी कर रहे थे, क्योंकि उसने जो भी फैसले किए थे वो अपनी बुद्धि के हिसाब से सही सही किए थे और उन केसों को फारिग कर दिया था जो केस सालों साल उस कोर्ट में चल रहे थे। अब इस बात को देखने के बाद जनता के अंदर भी उसके प्रति सम्मान की भावना जग जाती है और वो लोग उसे एक हीरो की तरह देखने लगते हैं। इसके बाद अखबार की हेडलाइन उसके नाम से भर जाती हैं और ये खबर जब उस समय अखबार के माध्यम से चारों तरफ फैलती है तो कुछ पुलिस वाले, कुछ जज साहब जिन्होंने उसको देखा था, वो जज साहब उसे देखकर पहचान लेते हैं और बता देते हैं कि ये तो वो व्यक्ति है जो गाड़ियों की चोरी में कई बार जेल जा चुका है। अब उसके बाद जैसे ही खबर बाहर निकलती है तो उसके शहर के अखबार में भी ये खबर छप जाती है। अब जैसे ही उसके शहर के अखबार में ये खबर छपी थी तो जहां पर वो रहा करता था चारों तरफ के लोगों को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति गाड़ियों की चोरी किया करता था और 40 दिनों तक ये जज साहब बनकर बैठा हुआ था। उसकी पहचान हो जाती है और पहचान होने के बाद उसे एक बार फिर से जेल में डाल दिया जाता है। अब जब वह जेल में रहा था तो जेल में रहने के बाद उसकी खबर चारों तरफ फैल गई थी और सभी लोगों को उसके बारे में पता चल गया था। तो उस इलाके के जो छोटे मोटे चोर थे वो उससे मिलने के लिए बाहर छोटा मोटा क्राइम करते और क्राइम करने के बाद जेल में उसके पास जाकर उससे सीखना चाहते थे कि वो किस तरह से इन सभी कामों को कर लेता है। और जब वह कभी भी पेशी पर जाया करता तो लोगों की भीड़ लगा रहा करती और सभी लोग उसे एक अलग ही दृष्टि से देखा करते थे, यानी कि उसका कैरेक्टर बिल्कुल से बदल गया था और लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उसकी जमानत हो जाती है। जमानत होने के बाद उसके शहर में उसका अच्छा खासा नाम बन जाता है इन सभी कामों की वजह से जो काम उसने किए थे। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उसकी उम्र काफी ज्यादा हो जाती है, लेकिन दोस्तों बताया जाता है कि 70 साल की उम्र तक भी उसने गाड़ियों को चोरी करना नहीं सीखा। उसने अपनी कमजोरी को अपना हथियार बना लिया था। अब वो कैसे? वो इस तरह से वह दिन के समय में गाड़ियां चोरी किया करता था और गाड़ी चोरी करते समय अगर कोई मालिक वहां पर आ जाया करता तो वह उससे कह दिया करता कि बेटा मेरी उम्र ज्यादा हो गई है और इसी वजह से मुझे पता नहीं चला कि ये मेरी गाड़ी है या किसी और की। इसके बाद गाड़ी का मालिक उसे ऐसे ही जाने दिया करता, कह दिया करता कि अंकल जी कोई बात नहीं, अपनी गाड़ी को ढूंढ लीजिए, और वह वहां से निकल जाया करता। यहां तक भी बताया जाता है कि जब वो गाड़ियों को चोरी किया करता था तो वो ऐसे गाड़ियों को चोरी किया करता था कि एक गाड़ी को अगर चुरा के ला रहा है, रास्ते में अगर उसे कोई गाड़ी पसंद आ गई और उसे वह चुराना चाहता है तो उस गाड़ी को वहीं पे खड़ी करके उस गाड़ी को चुरा कर वहां से ले जाता था और उस गाड़ी को ठिकाने लगाने के बाद वापस से आकर उस गाड़ी को भी ले जाता था। तो इस तरह से वो गाड़ियों की चोरी किया करता था। दोस्तों धीरे धीरे समय व्यतीत होता और समय के साथ साथ उन्हें एक हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो जाती है। लेकिन उनके कारनामे इतिहास में अमर हो गए हैं, क्योंकि जो उन्होंने कारनामे किए थे वो आज तक किसी ने नहीं किए थे। अपनी उम्र में 94 बार जेल जाना ये किसी के बस की बात नहीं थी, 1000 से ज्यादा गाड़ियों की चोरी करना ये किसी के बस की बात नहीं थी, और 40 दिनों के अंदर 2470 केसों का फैसला देना ये किसी जज साहब के बस की बात नहीं थी। ये थी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जिसने जन्म लिया एक अच्छे परिवार में, लेकिन उसने अपने दिमाग का यूज कुछ इस तरह से किया जिससे उसका नाम इतिहास में अमर हो गया। वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उसका नाम इतिहास में अमर हो गया है दोस्तों। और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए टास्क है कि उस व्यक्ति का नाम बताकर कमेंट सेक्शन में लिखना है कि
आखिर उस व्यक्ति का नाम क्या था और क्या कहना चाहते हो आप उसके जीवन के बारे में, जिस तरह से उसने अपना जीवन जिया और जिस तरह के कारनामे उसने अपने जीवन में किए, ये किस तरह के कारनामे थे, इनके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए बहुत कुछ लाते रहें। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।